हमेशा ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान इतना जीनियस है कि वो गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज सकता है हाँ बिल्कुल। और तारों और ग्रहों की गति को एक सटीक गणितीय फॉर्मूले में पिरो सकता है, तो उसके लिए दुनिया में किसी भी सिस्टम को समझना नामुमकिन नहीं होगा। मतलब विज्ञान और गणित में चीजें बहुत स्पष्ट होती हैं, है ना? एक निश्चित इनपुट है तो एक निश्चित आउटपुट होगा। सब कुछ एकदम लॉजिकल। एकदम सही कहा आपने। भौतिक विज्ञान या गणित में इंसान के मूड या उसकी भावनाओं का कोई लेना देना नहीं होता। 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं, चाहे हम खुश हों या उदास। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब यही परम तर्क संगत और जीनियस दिमाग शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखता है, तो अचानक वो सारा विज्ञान, सारा गणित ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। हाँ, और ये बहुत बार होता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। मैं आज के इस विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम निवेश के दुनिया की एक बहुत ही क्लासिक किताब बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के नोट्स और रिसर्च पर बात करने वाले हैं। और मेरा भी यही मानना है कि ये चर्चा सुनने वालों के लिए बहुत काम की होने वाली है। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि एक सफल निवेशक बनने के लिए बहुत ज़्यादा आईक्यू की नहीं, बल्कि किसी और ही चीज़ की ज़रूरत होती है। और इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए सर आइजैक न्यूटन की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अरे, न्यूटन की कहानी तो निवेश के इतिहास का सबसे बड़ा और शायद सबसे महंगा सबक है। 1720 के दशक की बात है। इंग्लैंड में साउथ सी कंपनी नाम की एक कंपनी थी। अच्छा, वही मशहूर साउथ सी बबल। हाँ, वही। उस कंपनी के शेयरों में भारी उछाल आ रहा था। न्यूटन, जो सच में उस समय दुनिया के सबसे कुशाग्र दिमागों में से एक थे, उन्होंने भी सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। मतलब लालच तो जीनियस को भी आता है। बिल्कुल आता है। उन्होंने कुछ पैसे निवेश किए। शुरुआत में उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ और समझदारी दिखाते हुए उन्होंने अपने शेयर बेच भी दिए। एकदम सही फैसला। मुनाफा घर ले आए। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर हम जैसे आम लोगों के साथ होता है। न्यूटन ने देखा कि बाजार तो अभी भी ऊपर जा रहा है। हाँ, और उनके दोस्त भी अमीर हो रहे थे। बिल्कुल। उनके आस पड़ोस के लोग जो शायद उनसे बहुत कम बुद्धिमान थे, वे रातों रात अमीर होते जा रहे थे। ये देखकर न्यूटन से रहा नहीं गया। उनकी सारी तार्किकता धरी की धरी रह गई। सही कहा। और भावनाओं में बहकर न्यूटन दोबारा उस बाजार में कूद पड़े। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ही ऊंचे दाम पर भारी मात्रा में शेयर खरीद लिए। ओहो, सबसे बड़ी गलती। हाँ, ये वो वक्त था जब वो बुलबुला बस फूटने ही वाला था। और जब वो मार्केट क्रैश हुआ तो न्यूटन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगर हम आज के समय की इन्फ्लेशन या महंगाई के हिसाब से उस नुकसान की गणना करें तो कितना होगा? वो रकम करीब $3 मिलियन यानी $30 लाख से भी ज्यादा बैठती है। बाप रे, $3 मिलियन। सुना है इसके बाद वो इतने ज्यादा आहत और शर्मिंदा हुए थे कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को अपने सामने साउथ सी शब्द बोलने तक से मना कर दिया था। हाँ, ये सच है। न्यूटन ने खुद अपनी हार मानते हुए कहा था कि मैं तारों की गति की गणना तो कर सकता हूं, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। और यहीं पर आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य आधार तय होता है। ग्राहम की किताब का ये सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि निवेश के खेल में जीत इस बात से तय नहीं होती कि आपका मस्तिष्क कितना तेज है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपका चरित्र और आपका भावनात्मक अनुशासन कितना मजबूत है ना? एकदम सटीक। तो चलिए इस अनुशासन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। न्यूटन की ये कहानी एक बात तो बिल्कुल साफ कर देती है कि बिना सोचे समझे सिर्फ भीड़ के पीछे भागकर पैसे लगाना कोई निवेश नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो जुआ है। हाँ, किताब के नोट्स में निवेश और सट्टेबाजी, जिसे हम स्पेकुलेशन कहते हैं, उसके बीच एक बहुत ही सख्त लकीर खींची गई है। सट्टेबाजी क्या है ये तुम समझ गए, लेकिन ग्राहम के हिसाब से असली निवेश आखिर है क्या? ग्राहम ने निवेश की एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर परिभाषा दी है। उनके अनुसार किसी भी वित्तीय कदम को निवेश तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वो 3 बुनियादी शर्तों को पूरा ना करे। अच्छा, वो 3 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है कंपनी के व्यवसाय और उसके वित्तीय दस्तावेजों का बहुत ही गहन और विस्तृत विश्लेषण। मतलब सिर्फ नाम सुनकर पैसा नहीं लगाना है, रिसर्च करनी है। बिल्कुल। दूसरी शर्त है आपके मूलधन यानी जो पैसा आपने लगाया है उसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी। ठीक है। और तीसरी शर्त है एक पर्याप्त रिटर्न की उम्मीद, न कि किसी रातों रात अमीर बनाने वाले असाधारण रिटर्न की।
ग्राहम कहते हैं कि अगर इन तीनों में से एक भी चीज गायब है तो वो निवेश नहीं है, बस सट्टेबाजी है। और सट्टेबाजी का यह नशा कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण हमें 1990 के दशक के डे ट्रेडिंग के बुखार में देखने को मिलता है। ओह, वो दौर तो सच में पागलपन था। सच में उस समय ऑनलाइन ब्रोकर्स आ ही रहे थे और उन्होंने विज्ञापनों के जरिए लोगों के दिमाग में ये भ्रम पैदा कर दिया था कि ट्रेडिंग से आसान कुछ नहीं है। मुझे उस दौर के एक टीवी विज्ञापन के बारे में पढ़ना बहुत दिलचस्प लगा। कौन सा विज्ञापन? एक विज्ञापन में दिखाया जाता है कि एक साधारण सा टो ट्रक ड्राइवर एक बहुत ही अमीर दिखने वाले व्यक्ति को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है। अच्छा। वो अमीर आदमी ट्रक के डैशबोर्ड पर एक बहुत ही खूबसूरत प्राइवेट द्वीप की तस्वीर देखता है और पूछता है कि छुट्टियां मनाने की जगह है। और वो ड्राइवर बड़े ही घमंड से जवाब देता है, तकनीकी रूप से कहूं तो वह एक देश है और वो मेरा घर है। अरे बाप रे, वो विज्ञापन दरअसल उस पूरे दौर की मानसिकता का एकदम सही प्रतीक था। हाँ ना। बैलेंस शीट पढ़ने का काम नहीं है, ये बस कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ बटन दबाने का खेल है। बिल्कुल। और उस दौर में लोगों ने अपनी सुरक्षित नौकरियां छोड़ दी और बिना किसी बुनियादी समझ के धड़ल्ले से शेयर खरीदने और बेचने लगे। और मजे की बात यह है कि जब लोग इस तरह सट्टेबाजी के नशे में होते हैं तो वे शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। इसी चक्कर में कई तरह के जादुई और यांत्रिक फॉर्मूले भी बाजार में बेचे जाने लगे, जैसे कि वो द फूलिश फोर तकनीक या फिर जनवरी इफेक्ट। मैंने इनके बारे में सुना है। हाँ, जनवरी इफेक्ट एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ये शॉर्टकट अंततः फेल हो जाते हैं। जनवरी इफेक्ट का सिद्धांत ये था कि दिसंबर के अंत में ऐतिहासिक रूप से छोटे शेयरों की कीमतें गिर जाती हैं क्योंकि लोग टैक्स बचाने के लिए घाटे वाले शेयर बेचते हैं। लॉजिकल लगता है। तो फॉर्मूला ये था कि दिसंबर के अंत में उन छोटे शेयरों को सस्ते में खरीद लें और जनवरी में जब वे वापस ऊपर जाएं तो उन्हें बेचकर भारी मुनाफा कमा लें। सुनने में तो ये बहुत ही शानदार और फूल प्रूफ प्लान लगता है। सुनने में लगता है, लेकिन असलियत में इसके पीछे का विज्ञान काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये फॉर्मूला आम जनता तक पहुंचा, हर कोई दिसंबर में शेयर खरीदने लगा। अच्छा, तो डिमांड बढ़ गई? बिल्कुल। जब सब खरीदने लगे तो कीमतें पहले ही बढ़ गईं और मुनाफा खत्म हो गया। और जो थोड़ा बहुत रिटर्न बचा भी, वो बार बार खरीदने बेचने की ट्रेडिंग लागत और टैक्स भरने में ही चला गया। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है। ग्राहम का नियम साफ है कि कोई भी यांत्रिक फॉर्मूला जो बस कुछ आंकड़ों के पैटर्न पर आधारित है और बिना किसी दिमागी मेहनत के बाजार को मात देने का दावा करता है, वो हमेशा निवेशकों का पैसा डुबोता ही है। यहाँ मैं एक तर्क रखना चाहूंगा। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो शहर एक दूसरे से 130 मील दूर हैं। एक सामान्य इंसान 65 मील प्रति घंटे की सुरक्षित रफ्तार से गाड़ी चलाकर 2 घंटे में वहां पहुंचता है। ठीक है। लेकिन एक दूसरा इंसान 130 मील प्रति घंटे की अंधाधुंध रफ्तार से गाड़ी चलाकर 1 ही घंटे में वहां पहुंच जाता है। अब जो इंसान 130 की रफ्तार से गया, क्या वो सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब तक वो जिंदा है, जब तक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तब तक तो हम कह सकते हैं कि उसकी ये खतरनाक तकनीक काम कर रही है ना? सट्टेबाजी में भी तो लोग शुरुआत में पैसा कमा ही लेते हैं। आपकी ये तुलना बहुत ही सटीक है। अल्पकालिक सफलता, खासकर सट्टेबाजी में, सिर्फ ये साबित करती है कि आप उस एक पल में भाग्यशाली रहे। हाँ, लक फैक्टर था बस। जब आप 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। शेयर बाजार में भी यही होता है। जब कोई सट्टेबाज कुछ सौदे जीतता है तो उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है, और फिर एक छोटी सी गलती और सब खत्म। बिल्कुल। एक ही मार्केट क्रैश या एक ही गलत दाव उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। लंबी अवधि में सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपकी रणनीति भरोसेमंद होनी चाहिए। चलिए, सट्टेबाजी तो हो गई वो बीमारी जिससे हम बाहर से देख सकते हैं। अगर हम सावधान रहे तो हम इससे बच सकते हैं। लेकिन आज के हमारे विश्लेषण में 2 ऐसे अदृश्य दुश्मनों का भी जिक्र है जो किसी भी आम निवेशक को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। हाँ, वे दोनों बहुत खतरनाक हैं। इसमें से पहला दुश्मन है खुद बाजार का मनोविज्ञान, जिसे किताब में मिस्टर मार्केट का नाम दिया गया है। ग्राहम ने शेयर बाजार के रोजाना के उतार चढ़ाव को समझाने के लिए मिस्टर मार्केट का ये बहुत ही शानदार रूपक गढ़ा है। आप कल्पना कीजिए कि मिस्टर मार्केट आपका एक बिजनेस पार्टनर है। ओके, एक पार्टनर। लेकिन वो सामान्य नहीं है। वो एक दोहरे व्यक्तित्व वाला इंसान है, बिल्कुल डॉक्टर जैकेल और मिस्टर हाइड की तरह। मतलब मूड स्विंग्स वाला। हाँ, बहुत भयंकर मूड स्विंग्स। कभी वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित और खुश होता है। जब वो इस मूड में होता है तो वो आपके हिस्से के बिजनेस के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहता है। और जब वो उदास होता है?
कभी कभी वो गहरे अवसाद या डिप्रेशन में चला जाता है। तब उसे लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और वो अपनी सारी चीजें कौड़ियों के दाम बेचने लगता है। इसका मतलब है कि हमें मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से नहीं चलना है, बल्कि उसका फायदा उठाना है। मुझे 1990 के दशक के .com बबल की याद आ रही है। वो समय इंटरनेट कंपनियों को लेकर कैसा पागलपन था। सच में वो एक अलग ही दौर था। क्या हम इसे मिस्टर मार्केट के उत्साह का उदाहरण मान सकते हैं? बिल्कुल। इसका सबसे चकित करने वाला उदाहरण इंकटोमिक कॉर्पोरेशन का है। मार्च 2000 में मिस्टर मार्केट इतने ज्यादा उत्साह में थे कि उन्होंने इंकटोमिक कॉर्पोरेशन की कुल कीमत $25 बिलियन आकी थी। $25 बिलियन? बहुत बड़ी रकम है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि $25 बिलियन की उस कंपनी ने अपने पूरे जीवन काल में $1 का भी मुनाफा नहीं कमाया था। अरे बाप रे, बिना मुनाफे की कंपनी 25 बिलियन की। हाँ, वो तेजी से बढ़ जरूर रही थी, लेकिन भारी घाटे में चल रही थी। फिर मिस्टर मार्केट का मूड बदला, .com बबल फूट गया। और फिर क्या हुआ? 2.5 साल बाद उसी कंपनी की कीमत गिरकर मात्र $40 मिलियन रह गई। 25 बिलियन से 40 मिलियन, ये तो भयानक गिरावट है। हाँ, व्यवसाय में कोई जादुई बदलाव नहीं आया था। बस मिस्टर मार्केट का जो पागलपन था वो भारी डिप्रेशन में बदल गया था। लेकिन एक बात बताइए, जब हमें पता है कि मिस्टर मार्केट इतना अस्थिर और पागल है, तो हम उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं? हम अपनी खुद की जीव विज्ञान से कैसे लड़े? जीव विज्ञान? आप न्यूरोसाइंस की बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि आज की न्यूरोसाइंस तो ये साबित कर चुकी है कि हमारा दिमाग इसी तरह से प्रोग्राम्ड है। जब स्क्रीन पर कोई शेयर हरे रंग में बढ़ता हुआ दिखता है, तो हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का रसायन निकलता है, जो हमें खुशी और जीत का एहसास कराता है। बिल्कुल, ये एक तरह का नशा है। और जब वही शेयर लाल रंग में गिरता है, तो दिमाग का वो हिस्सा जिसे अमिगडाला कहते हैं, सक्रिय हो जाता है। ये अमिगडाला हमारे अंदर भय, घबराहट और खतरे का सायरन बजाने लगता है। हाँ, और ये बहुत ही तीव्र होता है। और सबसे बड़ी बात, मनोविज्ञान कहता है कि $1000 का नुकसान $1000 के फायदे से 2 गुना मानसिक दर्द देता है। यही कारण है कि इंसान के लिए एक अच्छा निवेशक बनना इतना मुश्किल है। हमारी पूरी बायोलॉजी हमारे खिलाफ काम कर रही है। जब हम बार बार हर दिन अपने शेयरों की कीमतें मोबाइल ऐप पर चेक करते हैं, जो कि आजकल सब करते हैं, तो हम दरअसल अपने दिमाग को मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स के हवाले कर रहे होते हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि मान लीजिए मैंने अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई से एक घर खरीदा है। अब मैं हर 15 मिनट में अपने रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करके पूछ रहा हूँ कि अरे भाई, मेरे घर की कीमत अभी क्या चल रही है? अच्छा, 5 मिनट बाद कितनी होगी? हाँ, अगर कोई ऐसा करेगा तो वो तो पागल ही हो जाएगा। एकदम। आपको रोज अपने घर की कीमत जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसे रोज बेचने नहीं वाले। यही नजरिया शेयरों के साथ भी होना चाहिए। एकदम सही एनालॉजी है। और इसी के साथ जो दूसरा सबसे बड़ा अदृश्य दुश्मन है, वो है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। इसे अर्थशास्त्र में पैसे का भ्रम कहा जाता है। पैसे का भ्रम मतलब जो पैसा हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है वो असल में बढ़ नहीं रहा है। बिल्कुल। लोग अक्सर अपने बैंक खाते में या कागजों पर अपना मुनाफा देखकर खुश होते हैं, लेकिन महंगाई उनके पैसे की क्रय शक्ति को, मतलब खरीदने की ताकत को, हाँ, उस पैसे से सामान खरीदने की ताकत को चुपचाप दीमक की तरह खा रही होती है। 1970 का दशक का वो भयानक समय इसका सबसे बड़ा सबूत है। 1973 से 1982 के बीच अमेरिका में महंगाई इस कदर बेलगाम हुई कि 1973 में जो $100 की अहमियत थी, 1982 तक आते आते उसकी कीमत महज 45 सेंट के बराबर रह गई थी। सोचिए, लोगों का पैसा रखा रखा ही आधा हो गया। तो इसका कोई उपाय है? इसी अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए ग्राहम की रिसर्च में 2 बहुत ही ठोस और व्यवहारिक उपाय सुझाए गए हैं। पहला है टिप्स, यानी ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज। ये टिप्स काम कैसे करता है? ये एक तरह के सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन एक खास मैकेनिज्म के साथ। जैसे जैसे देश में महंगाई दर बढ़ती है, आपके मूलधन का मूल्य भी उसी अनुपात में सरकार द्वारा बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, मतलब पैसा महंगाई के साथ साथ बढ़ता है, जिससे हमारी क्रय शक्ति सुरक्षित रहती है। बिल्कुल। और दूसरा उपाय है रीट्स, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो कमर्शियल संपत्तियों जैसे मॉल या ऑफिस स्पेस को किराए पर देते हैं। और क्योंकि प्रॉपर्टी का किराया भी महंगाई के साथ साथ बढ़ता है, इसलिए निवेशकों को मिलने वाला रिटर्न भी महंगाई को मात दे देता है ना? एकदम सही समझे आप। चलिए, तो अगर हम पूरी स्थिति को देखें, हमारा अपना दिमाग हमें धोखा देने को तैयार है, बाजार मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स पर चल रहा है और महंगाई हमारे पैसे की कीमत गिरा रही है। हाँ, हालात काफी चुनौतीपूर्ण हैं।
तो अगर हालात इतने ही खराब हैं तो हमें खुद को खुद ही से बचाने के लिए एक ऐसी प्रणाली की जरूरत है जो इन सब बातों से प्रभावित हुए बिना ऑटो पायलट पर काम करे। और यहीं पर रक्षात्मक निवेशक की अवधारणा सामने आती है। रक्षात्मक निवेशक वो है जो स्वीकार करता है कि वो भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। वो बाजार की रोज-रोज की निगरानी करने के तनाव से बचना चाहता है। ऐसे निवेशकों के लिए ग्राहम ने 25-75 नियम का प्रस्ताव दिया है। ये नियम क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पूरे निवेश पोर्टफोलियो में कम से कम 25% हिस्सा सुरक्षित बॉन्ड या नकदी में होना चाहिए और अधिकतम 75% हिस्सा शेयरों में होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। जरा आज के माहौल को देखिए। क्या हुआ आज के माहौल में? YouTube और Instagram पर आजकल जितने भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं वे सब कहते हैं कि अगर आप 20 या 30 की उम्र में हैं तो आपको अपना 100% पैसा इक्विटी या शेयरों में लगाना चाहिए। उनका तर्क है कि बॉन्ड्स बहुत कम रिटर्न देते हैं। हाँ, ये मैंने भी बहुत सुना है। तो क्या आज के इस तेज तर्रार बाजार में 25% पैसा बॉन्ड में रखना एक तरह से अपने ही मुनाफे को लात मारना नहीं है? ये एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक भ्रम है। लोग सोचते हैं कि बॉन्ड सिर्फ कम रिटर्न देने वाला साधन है, लेकिन ग्राम के नजरिए से देखें तो बॉन्ड में पैसा रखना विकास को रोकना नहीं है, बल्कि ये वो मनोवैज्ञानिक गद्दा या कुशन है जो बाजार गिरने पर आपको बचाता है। मनोवैज्ञानिक गद्दा वो कैसे काम करता है? जब शेयर बाजार 30 या 40% गोता लगाता है तो 100% शेयरों में निवेश करने वाले लोग भारी नुकसान देखकर घबरा जाते हैं। उनका एमिगडाला उन्हें पैनिक सेलिंग करने पर मजबूर कर देता है और वे सबसे निचले स्तर पर अपने शेयर बेचकर बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में 25% हिस्सा बॉन्ड में सुरक्षित है तो आपको ये मानसिक शांति रहती है कि आपका सारा पैसा दांव पर नहीं है। ये शांति आपको उस बुरे वक्त में डटे रहने की ताकत देती है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब दिमाग को शांत रखने की कीमत है वो 25% हिस्सा। और इसी विषय पर जो एक पुराना पारंपरिक नियम चलता आ रहा है कि 100 में से अपनी उम्र घटाएं और जितना प्रतिशत बचे उतना पैसा शेयरों में लगाएं। ओहो, वो नियम! किताब इस विचार को पूरी तरह से बेतुका और तर्कहीन मानती है। सच में? लेकिन ये तो बहुत मशहूर नियम है। ये सच में एक बहुत ही कमजोर नियम है। जोखिम लेने की क्षमता आपकी जन्म तिथि से तय नहीं होती, बल्कि आपकी वर्तमान परिस्थितियों से तय होती है। कोई उदाहरण देकर समझाइए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक 89 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति है। उसके पास बैंक में $3 मिलियन है। उसके सारे मेडिकल खर्च पूरे हो रहे हैं। उसे पैसों की कोई तुरंत जरूरत नहीं है और वो ये पैसा अपने नाती पोतों के लिए छोड़ना चाहता है। तो 100 में से 89 घटाए तो 11 बचता है। क्या उसे अपना सिर्फ 11% पैसा शेयरों में रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चूंकि वो पैसा लंबी अवधि के लिए है, वो 75% तक शेयरों में निवेश कर सकता है। क्योंकि उसे कल वो पैसा नहीं चाहिए। सही कहा। इसके विपरीत एक 25 वर्ष का युवा है। उसे अगले महीने शादी करनी है। अगले साल उसे अपने पहले घर का डाउन पेमेंट देना है। नियम के हिसाब से उसे 75% पैसा शेयरों में लगाना चाहिए। लेकिन अगर अचानक बाजार गिर गया तो वो तो अपना घर भी नहीं खरीद पाएगा। यही तो बात है। जोखिम का आकलन हमेशा आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों, भविष्य की जरूरतों और अचानक आने वाले संकटों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक गणितीय फॉर्मूले से। बात तो सही है। और इस 25-75 के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही सरल तरीका सुझाया गया है जिसे रीबैलेंसिंग कहते हैं। हाँ, ये रीबैलेंसिंग बहुत जरूरी है। ये भी पूरी तरह से यांत्रिक है ताकि भावनाएं बीच में ना आए। मान लीजिए आपने तय किया है कि आप साल में सिर्फ 2 बार नए साल के दिन और 4 जुलाई को अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे। सही कहा। और जब आप देखते हैं कि बाजार की तेजी के कारण आपके शेयर 75% से ज्यादा हो गए हैं, तो आपको भावनाओं को किनारे रखकर कुछ शेयर बेचने होंगे और वो पैसा बॉन्ड में डालना होगा। मतलब अपने आप महंगे में बिक गया। बिल्कुल। और अगर बाजार गिर गया है और शेयर 25% के करीब आ गए हैं, तो कुछ सुरक्षित बॉन्ड बेचकर सस्ते में शेयर खरीदने होंगे। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपसे सस्ते में खरीदने और महंगे में बेचने का काम ऑटो पायलट पर करवाता है। लेकिन रक्षात्मक रणनीति बनाते समय भी जब खुद से स्टॉक चुनने की बात आती है तो एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें अच्छे अनुभवी निवेशक फंस जाते हैं। आप परिचय के भ्रम या फेमिलियरिटी ट्रैप की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मुझे मशहूर निवेशक पीटर लिंच का वो नियम याद आ रहा है कि जो आप जानते हैं उसे खरीदें।
लोगों ने इसका कितना गलत मतलब निकाला है ना। पीटर लिंच का असली मतलब ये था कि अगर आप किसी उद्योग में काम करते हैं या उसे अच्छे से समझते हैं तो उसमें निवेश के अवसर तलाशें। और उसके बाद भी उस कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों का गहन विश्लेषण करें। बिल्कुल। लेकिन आम जनता ने इसका क्या मतलब निकाला? अरे मुझे स्टारबक्स की कॉफी बहुत पसंद है और मेरे पड़ोस का स्टारबक्स हमेशा भरा रहता है, इसलिए मैं आंख बंद करके स्टारबक्स के शेयर खरीदूंगा। बिना ये देखे कि कंपनी पर कितना कर्ज है या उसके शेयर की कीमत कितनी महंगी है। ये तो वैसी ही बात हो गई कि कोई कर्मचारी अपने रिटायरमेंट खाते का सारा पैसा, जिसे भारत में हम ईपीएफ या पीपीएफ कहते हैं और अमेरिका में 401k कहा जाता है, हाँ, उसका सारा पैसा अपनी ही कंपनी के शेयरों में लगा दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वहां काम करता है और उसे लगता है कि वो उस कंपनी को जानता है। और यही भयंकर गलती एनरॉन और वर्ल्डकॉम जैसी बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों ने की थी। उन्होंने अपने रिटायरमेंट खाते का सारा पैसा अपनी ही कंपनी के शेयरों में डाल दिया। और जब वो कंपनियां डूबी, जब उन कंपनियों में घोटाले सामने आए और वे दिवालिया हुई, तो उन कर्मचारियों के साथ सबसे बुरा हुआ। उनकी नौकरी तो गई ही, साथ ही उनकी जीवन भर की जमा पूंजी, उनका पूरा रिटायरमेंट फंड भी शून्य हो गया। बाप रे, ये तो दोहरा झटका है। इसीलिए किसी कंपनी के उत्पाद को इस्तेमाल करना और उसके वित्तीय मूल्य को समझना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। इसी परिचय के भ्रम के साथ एक और खतरनाक जाल है नई चीजों का आकर्षण, विशेष रूप से जब बात आईपीओ की आती है। नए आईपीओ आते ही लोग ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे फ्री में सोना बट रहा हो। अगर हम इतिहास देखें तो आईपीओ का मतलब अक्सर इमेजिनरी प्रॉफिट्स ओनली या इनसाइडर्स प्राइवेट अपॉर्चुनिटी होता है। इमेजिनरी प्रॉफिट्स ओनली, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। अगर हम इसे असल जिंदगी से जोड़ें तो ये बात कितनी हास्यास्पद लगती है। मान लीजिए मेरे पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति मेरे पास आता है। अच्छा। और कहता है कि मेरी एक छोटी सी दुकान है जो हर महीने भारी घाटे में चल रही है, मुझे उस पर काफी कर्ज भी चुकाना है। क्या आप इस घाटे वाली दुकान को $13 बिलियन में खरीदेंगे? कोई भी सामान्य इंसान मना ही करेगा। मैं तो तुरंत कहूंगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन जब वही घाटे वाला व्यवसाय एक सुंदर सी रिपोर्ट के साथ आईपीओ के रूप में शेयर बाजार में आता है तो लोग उसे खरीदने के लिए लाइन लगा लेते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण 1990 के दशक के .com क्रेज के दौरान आई कंपनी VLNX का है। उसमें क्या हुआ था? जब VLNX ने अपना आईपीओ निकाला तो कंपनी भारी घाटे में चल रही थी। उसका कोई मजबूत बिजनेस मॉडल भी नहीं था। फिर भी मिस्टर मार्केट के पागलपन के कारण शेयर बाजार में उसके पहले ही दिन उसका शेयर 697% उछल गया। 697%? एक दिन में? और एक दिन के भीतर उस घाटे वाली कंपनी का कुल बाजार मूल्य $12.7 बिलियन तक पहुंच गया। और उसका अंजाम क्या हुआ? वही जो होना था। कुछ ही समय में सच्चाई सामने आ गई और उसका शेयर गिरकर $1 के करीब आ गया। $1? 12 बिलियन से सीधा $1? यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि आईपीओ अक्सर आम निवेशकों के लिए नहीं बनाए जाते। वे कंपनी के संस्थापकों, अंदरूनी लोगों और बड़े फंड हाउसों के लिए शुरुआती मुनाफा कमाने और बाहर निकलने का जरिया होते हैं। इसलिए एक रक्षात्मक निवेशक को इन चमकती हुई नई चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो अब तक की हमारी चर्चा से एक बात तो साफ है, अगर खुद के चुने हुए परिचित शेयर धोखा दे सकते हैं और नए आईपीओ भी एक जाल हैं, तो एक आम निवेशक बेचारा जाए तो जाए कहां? उसके लिए सबसे सुरक्षित, सबसे तार्किक और बिना सिरदर्द वाला तरीका क्या बचता है? इस पूरी पहेली का सबसे प्रभावी और सिद्ध समाधान एक ही है और वो है इंडेक्स फंड्स। लेकिन इंडेक्स फंड पर जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो पारंपरिक म्यूचुअल फंड्स हैं, जिन्हें सक्रिय रूप से फंड मैनेजर चलाते हैं, उनमें क्या खामियां हैं? सक्रिय म्यूचुअल फंड्स में मुख्य रूप से 3 बड़ी खामियां हैं। पहली, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और फीस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपको उस महंगे फंड मैनेजर को सैलरी देनी होती है। हाँ, वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं। दूसरी, फंड मैनेजर बाजार को मात देने के चक्कर में बहुत ज्यादा शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। इस बार-बार ट्रेडिंग करने से ब्रोकरेज का खर्च बढ़ता है और टैक्स का बोझ भी अंततः निवेशकों पर ही पड़ता है। और तीसरी खामी क्या है? और तीसरी सबसे दिलचस्प और घातक खामी है एलिफेंटियासिस की बीमारी। एलिफेंटियासिस? हाथी पांव? ये मेडिकल टर्म शेयर बाजार में कैसे आ गया? ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड मैनेजर बहुत होशियार है
और वो लगातार अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। उसकी सफलता देखकर हजारों निवेशक अपना पैसा उस फंड में डालने लगते हैं। जाहिर सी बात है, लोग तो आएंगे ही। हाँ, तो देखते ही देखते वो फंड कुछ करोड़ों से बढ़कर अरबों डॉलर का हो जाता है। अब समस्या शुरू होती है। पहले वो मैनेजर छोटी और अंडर वैल्यूड कंपनियों को चुनकर भारी मुनाफा कमा लेता था। अच्छा। लेकिन अब उसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो उन छोटी कंपनियों में निवेश ही नहीं कर सकता। अगर वो किसी छोटी कंपनी में थोड़ा पैसा लगाएगा तो उसके अरबों डॉलर के फंड पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। और अगर ज्यादा पैसा लगाएगा तो उस छोटी कंपनी के शेयर की कीमत आसमान छू जाएगी और सारा वैल्यूएशन बिगड़ जाएगा। ओहो, मतलब फंड का आकार ही उसकी सफलता का दुश्मन बन जाता है। हाँ, वो अपने ही वजन से धीमा हो जाता है। बिल्कुल। तब उस फंड मैनेजर के पास कोई चारा नहीं बचता और वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने लगता है। और इस तरह वो एक बहुत ही महंगी फीस वाला इंडेक्स फंड बनकर रह जाता है। और यहीं पर सस्ते और उबाऊ इंडेक्स फंड्स बाजी मार ले जाते हैं। इंडेक्स फंड कोई रोमांचक खेल नहीं है। इसमें कोई हॉट टिप नहीं है, कोई फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगा रहा है। ये बस चुपचाप पूरे शेयर बाजार के इंडेक्स की नकल करता है। हाँ, ये बोरिंग है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसकी फीस सबसे कम होती है। और जब आप इस बोरिंग इंडेक्स फंड को डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के साथ मिला देते हैं तो ये रणनीति एक आम निवेशक के लिए अजय बन जाती है। ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या है? इसका सरल सा मतलब है कि आप हर महीने एक निश्चित राशि, मान लीजिए $100 या 10,000 रुपये, चुपचाप अपने इंडेक्स फंड में निवेश करते रहें, बिना बाजार देखे। हाँ, चाहे बाजार अपने उच्चतम स्तर पर हो या बाजार में हाहाकार मचा हो, आपको वो निवेश नहीं रोकना है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण 1929 की महामंदी का दिया गया है। महामंदी शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बुरा दौर था। अगर किसी व्यक्ति ने 1929 की महामंदी की शुरुआत में एक मुश्त $12,000 लगाए होते तो 10 साल बाद 1939 में उसके पैसे कटकर केवल $7,223 बचते। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। 10 साल इंतजार किया और पैसा आधा। लेकिन जादू तब होता है जब हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसी व्यक्ति ने उस $12,000 को एक साथ न लगाकर हर महीने $100 का निवेश किया होता तो महामंदी जैसे भयानक और निराशाजनक समय के बावजूद 1939 तक वो राशि $15,571 हो गई होती। बिल्कुल। ये कैसे हुआ? इसका मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि जब बाजार नीचे गिरता है तो आप डरते नहीं हैं, बल्कि आपके उसी $100 में आपको उस इंडेक्स फंड के ज्यादा शेयर मिल जाते हैं। और जब बाजार ऊपर होता है तो कम शेयर आते हैं। सही कहा। ये रणनीति आपके अंदर से बाजार को टाइम करने का, यानी सबसे निचले स्तर पर खरीदने का जो दबाव है, उसे पूरी तरह खत्म कर देती है। एकदम सही। आपको ये अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं है कि कल चुनाव के नतीजे क्या होंगे या कल कौन सी नई तकनीक बाजार में आएगी। लेकिन एक सवाल है, क्या खुद को टीवी चैनलों की बहसों से, बाजार की खबरों से पूरी तरह काट लेना ही सफलता की कुंजी है? क्या एक निवेशक को सच में इतना डिटैच्ड होना चाहिए? एक रक्षात्मक निवेशक का सबसे मजबूत हथियार यही मानसिकता है कि मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है। I don't know and I don't care। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे कि अगले साल बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, आपका जवाब होना चाहिए, मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है। क्योंकि इंडेक्स फंड के जरिए हमने पहले ही पूरे बाजार के एक हिस्से को खरीद लिया है। बिल्कुल। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना और चुपचाप अनुशासन के साथ निवेश करते रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो अगर आज की इस पूरी गहन चर्चा को हमें समेटना हो तो सार यही है कि निवेश किसी और को हराने का या मिस्टर मार्केट से ज्यादा चालाक बनने का खेल नहीं है। ये खुद पर, अपनी भावनाओं पर, अपने लालच और अपने डर पर नियंत्रण पाने का एक बहुत ही कड़ा अनुशासन है। और इसी अनुशासन को जीवन भर कायम रखने के लिए ग्राहम के रिसर्च में एक बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली विचार दिया गया है, जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट ओनर कॉन्ट्रैक्ट। ओहो, ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो हर इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल। ये कॉन्ट्रैक्ट कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि खुद से किया गया एक लिखित वादा है। एक तरह की शपथ है। हाँ, ये एक ऐसी शपथ है जहां एक निवेशक हस्ताक्षर करके ये स्वीकार करता है कि वो मिस्टर मार्केट के चिल्लाने पर, टीवी एंकरों के डराने पर या बाजार में अचानक आई किसी भारी तेजी या मंदी के आधार पर कभी पैनिक में आकर कोई शेयर नहीं खरीदेगा या बेचेगा।
ये कॉन्ट्रैक्ट दरअसल एक मानसिक ढाल है। भविष्य में जब भी बाजार 40% गिरेगा और आपके दिमाग का एमिगडाला आपसे कहेगा कि सब बेचकर भाग जाओ, तब आपको वो लिखित कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए। सही कहा। वो कॉन्ट्रैक्ट आपको याद दिलाएगा कि असली दुश्मन बाहर स्क्रीन पर नहीं चल रहा है, असली दुश्मन आपके अपने दिमाग के भीतर है। क्या बात है। और इसी के साथ हम उसी कहानी पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सर आइजैक न्यूटन, वो जीनियस जिसने अंतरिक्ष के तारों की गति तो नाप ली थी, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी खोज लिया था। लेकिन जब बात शेयर बाजार की आई तो वो अपनी भावनाओं के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाया और अंततः जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। तारों को समझना शायद आसान है, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए सबसे पहले अपने खुद के मन को समझना और उस पर लगाम कसना सीखना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो आज की चर्चा खत्म करने से पहले हम लोगों को एक विचार पर जरूर गौर करना चाहिए। क्या आज के इस शोर शराबे वाले समय में, जब हर तरफ शॉर्टकट और रातों रात अमीर बनने की बातें हो रही हैं, क्या हम खुद से ऐसा कोई लिखित वादा या अनुबंध कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतना भावनात्मक अनुशासन है कि हम अपनी भावनाओं के खिलाफ खड़े हो सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने अगले इन्वेस्टमेंट से पहले खुद से जरूर पूछना चाहिए।